साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है धैर्य। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक घर में पति पत्नी में बहस छिड़ गई। पति का नाम था विनय और पत्नी का नाम था मधु। आज मधु के सब्र का बांध टूट गया। विनय ने जैसे ही उसके पिता का नाम लेकर उसे ताना दिया कि दिया ही क्या है तेरे बाप ने। मधु ने 5 साल तक बर्दाश्त किया, लेकिन आज वो टूट गई। रोज यही सुन सुनकर कि दिया ही क्या है तेरे पिता ने। टेबल पर पड़े हुए गिलास को जोर से नीचे पटक कर बोली, जिस बर्तन में खाना बन रहा है वो मेरे बाप का है। जिस सोफे पर पैर फैलाकर सब पसरे हुए हैं वो मेरे पिता ने दिया है। तभी विनय की माँ और दादी आकर बोली, ये क्या तमीज़ है अपने पति से बात करने की। तब इन सभी बातों से मधु को और गुस्सा आ गया। मधु की आंखें डबडबाई थी, फिर भी उसने अपनी आंसुओं को दबा लिया और बोल पड़ी, बस माँ अब आप चुप रहिए और दादी आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ। अब आप लोग कुछ ना बोलिए। ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ बोलें और मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ और मेरे द्वारा आपका अपमान हो जाए, इसीलिए आप चुप रहिए। आज मुझे जवाब देना है कि मेरे बाप ने क्या दिया है। तो सुनिए, क्या कह रहे थे आप कि क्या दिया है मेरे बाप ने। ये जो बेड जिस पर आप राजा की तरह फैले रहते हैं वो मेरे पिता ने दिया है और आपके पूरे खानदान को ब्रांडेड कपड़े दिए थे। इतने में विनय की माँ बोलने लगती है, संस्कार यही मिले हैं तुझे कि अपने पति से ज़ुबान लड़ाओ। ये सुनकर मधु कहने लगी, बिल्कुल सही कहा माँ आपने, मेरे संस्कार ही खराब है। मेरे पिता का आए दिन यहाँ अपमान होता है, मैं चुपचाप सुनती हूँ। बिल्कुल मैं बुरी हूँ। मुझे अब तक मेरे पिता की बुराई करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे संस्कार बुरे थे। मैं मेरे पिता की बुराई सुनती रहती हूँ। बिल्कुल मेरे संस्कार बुरे हैं। इतना सब सुनने के बाद भी मैं यहाँ के लोगों को खाना बना कर खिलाती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, दादी के पैरों की मालिश करती हूँ। वाकई मेरे संस्कार बुरे हैं। इतना सब करने के बाद भी मैं कुछ नहीं करती। मेरे भाई मेरे बाप बुरे हैं। और क्या लगता है, मैं एक दिन बीमार पड़ जाऊं तो खबर मेरे मायके तक पहुंच जाती है। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर तक बात फैल जाती है कि महारानी बीमार है। ये भी सुनने को मिलता है। अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं, तब ये हाल है, बुढ़ापे में कौन देखेगा। एक बात बताइए, जिस पड़ोसी से आप ये सब कहते हो, क्या वो पड़ोसी आपका बुढ़ापा पार लगा देगा। छोटी छोटी बातों पर मेरे मायके तक बात पहुंच जाती है। क्या आपको अभी भी लगता है कि मेरे बाप ने क्या दिया है। तो मेरे बाप ने सुनिए क्या दिया है। मेरे बाप ने जीती जागती बेटी दी है, जो दिन रात पशुओं की तरह खटती रहती है, आपकी और आपके बेटे की चाकरी करती है और ताने भी सुनती है। अगर सुनना बंद कर दे तो पिता की गाली भी सुनती है कि मेरे बाप ने ये दिया है। दिन भर काम करने के लिए बहू, ताने कसने के लिए फलाने की बेटी। और कैसे आप लोगों को लगता है कि फलाने की बहू अच्छी है, आपकी नहीं। चुगली बंद करिए, अपने घर पर ध्यान दीजिए। देखिए आखिर चल क्या रहा है, आपका भी घर स्वर्ग ही होगा। रही बात आपका ध्यान मुझे ही देना है। आप भी अपनी औलाद को उठने बैठने का तरीका सिखाओ। मेरे पिता और भाई यहाँ खाने नहीं आते, ना आपकी औलाद उन्हें तनख्वाह देती है, बल्कि आप ही लोग मुंह खोले खड़े रहते हैं कि हमें कुछ मिले। तो अब आपकी और आपकी बेटे की भलाई इसी में है, सुधर जाइए, वरना एक बेटी बिगड़ेगी तो संभाल नहीं पाएंगे आप लोग। और आप लोगों के ऐसे ही कुकृत्यों से निपटने के लिए सरकार को घरेलू हिंसा कानून बनाना पड़ा है। संभल के रहिए, वरना जेल भी जाना पड़ सकता है। अब मधु के इतना बोलने की देर थी कि कमरे में सन्नाटा फैल गया और मधु भरे हुए गले से गिलास उठाकर रसोई की तरफ चली गई। साथ संगत जी, क्योंकि आज मधु का धैर्य खत्म हो चुका था। जिस घर में बहू बेटी की तरह पलती है, वही घर स्वर्ग बनता है। साथ संगत जी, एक घर परिवार की बात है कि शादी के 40 साल के बाद आज अमीता को उसके पति ने बातों ही बातों में किसी बात से नाराज होकर सबके सामने कहा कि तूने आज तक किया ही क्या है, सिर्फ घर पर खाना बनाना और बच्चों को संभालना। और वैसे भी आजकल के बच्चे भी तुम्हारी बात कहाँ सुनते हैं, वो भी अपने मन की ही तो करते हैं। इतने सालों में तूने उनको कुछ नहीं सिखाया, तभी इतने बिगड़ गए हैं दोनों बच्चे। अपने पति की ये बात सुनकर आज पूरी रात अमीता को नींद नहीं आई। वो सोचती रही, रोती रही कि सच में मैंने आज तक किया ही क्या है।
अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ नहीं किया तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। कहाँ जाना है पता नहीं, बस अब और नहीं। ये सोचते हुए अमीता ने अपने पति अनुज को चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा था कि मैंने आज पूरी रात सोचा कि तुम शायद सही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है? कौन हूँ मैं, क्या है मेरी पहचान? चाहती थी मैं आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिए गए। सपना देखने से पहले ही सपना तोड़ दिया गया। बाबा ने कहा शादी की उम्र बीती जा रही है, मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी गई। बाबा का तो मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी सा था, मगर माँ ने सिखाया था कि अब यही तुम्हारी दुनिया है, यही तेरे अपने। अब से इनको ही तुम अपने बाबा, माँ और भाई बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर है, इनकी कही कोई बात ना टालना। सबको प्यार दे के अपना बना लेना। माँ की बात मानकर मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद था क्या नापसंद इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। सुबह को आपकी कॉफ़ी और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, बाबा की डायबिटीज़ की अलग से दवाई, नाश्ता, माँ के घुटनों की तेल मालिश, आपका टिफ़िन, मार्केट जाना, शाम को खाने की तैयारी करना, माँ को इलाज के लिए बार बार अस्पताल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शैतानी बर्दाश्त करना, आपके दोस्त अचानक से घर आ जाएं तो उनके लिए खाना बनाना। बस इतना ही तो किया था मैंने, और क्या किया। इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। मैं जा रही हूँ, ये तो नहीं जानती कहाँ, मगर मुझे जाना है, पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर अमीता वो चिट्ठी टेबल पर रख कर चुपचाप वहाँ से चली गई। सुबह होते ही बाबूजी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज़ देने लगे। उसके साथ ही माँ भी अपने घुटनों की मालिश के लिए बहू को आवाज़ देने लगी। बच्चे भी, माँ हमारा टिफ़िन, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है? आज माँ कहाँ चली गई? बाहर इतना शोर सुनकर अमीता के पति की आंखें खुल गई। क्या हुआ पूछता हुआ वो बाहर आया। इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह? पापा देखो ना, माँ कहीं नहीं दिख रही। हमें कॉलेज जाने में देर हो रही है, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। लगता है आज भूखा ही जाना पड़ेगा। दूसरे ने कहा मेरी किताबें भी नहीं मिल रही, माँ तुम कहाँ हो? बाबूजी ने आवाज़ लगाई, बहू ज़रा देखो तो मेरा चश्मा कहाँ है? माँ ने आवाज़ लगाई, बहू मेरे मालिश की बोतल और दवाइयाँ कहाँ हैं? सारा घर जैसे बिखरा था। अमीता का पति अनुज जोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ कि वो कहाँ है। यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? और अनुज इसके बाद अमीता को फ़ोन करने लगा, मगर अमीता का फ़ोन तो कमरे में टेबल पर ही था। और अनुज ने देखा कि फ़ोन के पास एक चिट्ठी भी थी। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर ही उसे याद आया कि उसने कल शाम अपनी पत्नी का कैसे अपमान किया था, वो भी सबके सामने। अनुज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगना चाहता था, मगर कैसे? उसका कोई अता पता नहीं था। उसने उसके मायके और उसकी सहेलियों सबको फ़ोन करके पूछा, मगर किसी को पता नहीं था कि अमीता कहाँ है, किस हाल में है। मगर अमीता अपने मायके में ही थी। जानबूझकर उन लोगों ने अनुज से झूठ बोला था कि वो यहाँ नहीं है, ताकि अनुज को अपनी गलती का एहसास हो। फिर 4 दिन के बाद अनुज अमीता के मायके गया, तो वहाँ अमीता को देखकर वो खुश हो गया। सबसे पहले अनुज ने सबके सामने अमीता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वापस घर चलने को कहा। साथ संगत जी, औरत का दिल तो वैसे भी बहुत बड़ा होता है, इसीलिए वो अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ती। अमीता ने अनुज को माफ़ कर दिया और वो अपने पति के साथ घर चली आई। घर में सब लोग बहुत खुश हो गए। अब सभी अमीता को काम में मदद करने लगे थे। अब सारे काम का बोझ केवल अमीता पर नहीं था, तो उसे भी आराम मिल रहा था। बच्चे भी अपनी माँ के काम में मदद करने लगे थे और अपनी माँ का मान सम्मान करने लगे थे। साथ संगत जी, जिस दिन अमीता वो घर छोड़कर गई थी, उस दिन उसके धैर्य का बांध टूट गया था और उसने अपने लिए कदम उठाया, और वो उसका उठाया हुआ कदम उसके फ़ायदे के लिए ही था, क्योंकि अब अमीता के ससुराल में सब कुछ बदल चुका था। साथ संगत जी, कोई भी इंसान हो, वो गलत तब तक बर्दाश्त कर सकता है जब तक उसका धैर्य बर्दाश्त करे। जब उसके धैर्य का, उसका सब्र का बांध टूट जाता है, तब इंसान कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।